Hello everyone, this is Kamalkant welcoming you all in I Study Online platform. सो गाइस, आज हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके पास क्या है, उष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारा काम सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैं कभी भी काम को शुरू करता हूँ या किसी भी चैप्टर को अगर मैं स्टार्ट करने लगता हूँ तो मेरा एक सिंपल सा फंडा होता है कि हमें सबसे पहले उस चैप्टर के नेम के बारे में पता होना चाहिए कि वो नेम आपके पास एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब आधी से ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो नाम के अंदर होती हैं। कैसे कि आपको इस पूरे चैप्टर के दौरान क्या चीज पढ़नी है, ये आपको उसके नाम से क्या लग सकता है, आइडिया। तो हमारा सबसे पहला काम यहाँ पे क्या होगा, हम जो ये वर्ड है उष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स, इस वर्ड का मतलब समझेंगे कि एक्चुअल में ये वर्ड किसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अगर मैं वर्ड उष्मागतिकी की बात करता हूं तो उष्मागतिकी जो वर्ड है वो दो चीजों से मिलकर बने हैं। किस किस से? एक वर्ड है उष्मा और दूसरा इसमें वर्ड जो है वो क्या है, गतिकी। अब यहां पे जो आपके पास ये उष्मा की बात की जा रही है, ये उष्मा एक्चुअली में आपके पास किससे रिप्रेजेंट करता है, ऊर्जा के बारे में। इसके अंदर हम लोग बेसिकली किस चीज के बारे में बात करते हैं, ऊर्जा के बारे में। क्लियर? तो हमारे पास क्या बोला गया कि आपके पास ये जो चीज है इसमें दो तरह के हमने वर्ड से इसको डिफाइन कर दिया। एक इसको नाम दे दिया हमने उष्मा और दूसरा हमने इसमें वर्ड जो डिफाइन किया वो क्या था आपके पास, गतिकी। तो आपके पास यहाँ पे जो वर्ड है इसमें उष्मा शब्द का मतलब क्या आ जाता है, ऊर्जा। और जबकि आपके पास ये वर्ड जो है गतिकी, अगर इस वर्ड को देखा जाए तो ये एक्चुअल में किससे रिप्रेजेंट करता है, शब्द गति को। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आपके पास वो विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर हम ऊर्जा की गति के बारे में बात करते हैं। या अगर इसी चीज को मैं थर्मोडायनेमिक्स वर्ड से समझाऊं तो हम लोग यहां पे वर्ड क्या ले रहे हैं, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। जो यहां पे वर्ड है आपके पास थर्मो, ये वर्ड एक्चुअली थर्मो किसे रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास टेम्परेचर, या हम लोग क्या बोल देते हैं, एनर्जी को या ऊर्जा को। टेम्परेचर या एनर्जी वर्ड को, या हम लोग क्या बोल देते हैं, ये एक्चुअली में किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऊर्जा शब्द को। जबकि डायनामिक्स जो है इसका मतलब क्या होता है आपके पास जनरली हिंदी के अंदर, गति या मोशन में। क्लियर? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आपके पास उष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एक्चुअली में क्या चीज है कि यहां पर हम लोग ऊर्जा की गति के बारे में बात करते हैं। ऊर्जा की गति के बारे में बात करने का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि कैसे जो ऊर्जा है वो एक जगह से चलकर किसी दूसरी जगह तक जाती है। मतलब वहां पर ऊर्जा क्या कर रहा है, आपके पास गति कर रहे हैं। क्लियर? तो हमारा यहाँ पे सारा का सारा काम जो है वो किसके ऊपर होगा, ऊर्जा के ऊपर। और ऐसी ऊर्जा नहीं जो एक जगह पर टिकी हुई है, हम ऐसी ऊर्जा के बारे में यहाँ पे बात करेंगे जिसके अंदर क्या होगी, गति होगी। मतलब वो एक जगह से चलकर कहां जाएगी, दूसरी जगह पर। और जब कभी भी आप लोग बात करते हो इस थर्मोडायनेमिक्स या उष्मागतिकी की केमिस्ट्री के अंदर, तो हम लोग सिंपल सी एक बात क्या बोलते हैं कि उष्मागतिकी किससे रिलेटेड है, ऊर्जा की गति से, और केमिस्ट्री जो है वो किससे रिलेटेड है, केमिकल रिएक्शन से। तो सिंपल सी बात है। तो केमिकल रिएक्शन की भाषा में अगर मुझे समझाना हो कि आपके पास ये उष्मागतिकी को कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो मेरे पास एक सिंपल सी चीज है समझाने के लिए। क्या कि मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास एक रिएक्शन है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हमने क्या बोला, कोई भी रिएक्टेंट या अभिकारक होगा ए, जो किसी उत्पाद बी के अंदर क्या हो जाएगा, परिवर्तित। तो हम लोग सिंपल सी बात क्या बोलते हैं कि आपके पास अभिकारकों की जितनी भी ऊर्जा होगी, ए की जितनी भी ऊर्जा होगी वो किसमें परिवर्तित हो जाएगी, बी की ऊर्जा के अंदर। तो हमने सिंपल सी बात क्या बोली कि जब कभी भी आप थर्मोडायनेमिक्स को या उष्मागतिकी को किसी भी केमिकल या केमिस्ट्री के साथ जोड़ने जाते हो तो हमारा सीधा सा काम क्या होता है कि उसे किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया के साथ जोड़ दिया जाए। और अगर आप उसे रासायनिक अभिक्रिया के साथ जोड़ने जा रहे हो तो सिंपल सी बात यहां पर क्या निकल के आती है कि आपके पास एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक ए है, वो अभिकारक जो किसमें परिवर्तित हो रहा है, अभिकारक बी के अंदर, उत्पाद बी के अंदर। तो इसका मतलब यहां पर क्या निकला कि जितनी भी आपके पास ए बी में परिवर्तित
परिवर्तित होगा उतनी ही आपके पास ए की ऊर्जा जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगी, बी के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। क्लियर। तो उष्मागतिकी अगर हम लोग सिंपल सी बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं, आपके पास जितना भी भौतिक और रासायनिक ऊर्जा होता है वो एक रासायनिक अभिक्रिया का जो है वो एक महत्वपूर्ण भाग होता है, और ये ऊर्जा जो है वो रासायनिक अभिक्रिया के साथ हमेशा जुड़ी हुई होती है। क्लियर। तो आपके पास सिंपल सी बात क्या की जाती है कि विज्ञान की वह शाखा जो ऊर्जा के विभिन्न रूपों और उनके अंतर रूपांतरण, मतलब आपके पास कि कितने प्रकार की किसी भी चीज के अंदर ऊर्जा उपस्थित हो सकती है और उनका एक दूसरे के अंदर जो कन्वर्जन है, उनका एक दूसरे के अंदर जो रूपांतरण है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर या उष्मागतिकी के अंदर स्टडी। तो सबसे पहली चीज आपके पास ये निकल के आती है कि यहां पर हमने पहली चीज विभिन्न रूपों के बारे में कैसे बात किया, दूसरा हमने ये कैसे बोला कि उसके अंदर अंतर रूपांतरण होगा। क्लियर। तो इस चीज को देखो मैं सिंपल सी भाषा में समझाता हूं कि मान लो मेरे पास कोई भी एक वस्तु है, अगर मेरे पास कोई भी एक वस्तु है तो इसमें विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हो सकती है। कैसी? सबसे पहली चीज उसमें क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। दूसरा उसमें हर वक्त क्या होगी, अगर वो गति कर रहे हैं तो उसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा। उसमें इलेक्ट्रॉनों का मोशन होगा तो इसका मतलब उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा या इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। चौथी चीज, अगर उसमें कंपन है तो उसमें क्या होगा, कंपन ऊर्जा होगी। अगर आपके पास उसके अंदर किसी भी तरह का घूर्णन है तो उसमें क्या होगी, आपके पास घूर्णन ऊर्जा उपस्थित होगी। प्लस उसके अंदर क्या आपके पास उपस्थित हो सकती है, नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि उसमें नाभिक भी उपस्थित होगा। तो इसमें क्या उपस्थित हो सकती है, नाभिकीय ऊर्जा। प्लस अगर मैं इसके अंदर और बातें करूं तो इसके अंदर केमिकल एनर्जी भी हो सकती है, रासायनिक ऊर्जा भी हो सकती है, क्योंकि नो डाउट ये वस्तु जिस भी चीज से बनी है वो कोई ना कोई रसायन होगा, तो उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा भी उपस्थित हो सकती है। प्लस उसके अंदर अगर गति होगी, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर रहे हैं तो उसमें स्थानांतरण ऊर्जा भी होगी। तो उसमें हमने क्या बोला, स्थानांतरण ऊर्जा भी होगी। और ऐसे करके आपके पास इनके अंदर कई तरह की ऊर्जाएं जो है वो क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं, जिनके लिए हम लोग जनरल केसेस के अंदर तो बात ही नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आपके पास जो उष्मागतिकी है वो एक्चुअल में इन सभी प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में बात करता है और इन सभी ऊर्जाओं का एक दूसरे के अंदर कैसे अंतर रूपांतरण होता है उनके बारे में बात करते हैं। लाइक अगर मैं इसके अंदर एक और ऊर्जा जोड़ूं जिसको मैं हमारी एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, वो है यांत्रिकी ऊर्जा। अब मैं इस ऊर्जा की मदद को लेके आपके पास समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपके पास एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा के अंदर अंतर रूपांतरण होते हैं। तो मैंने सिंपल सी क्या बात बोली कि मान लो मेरे पास ये दो हाथ जो प्रेजेंट है, क्लियर, इन दोनों के अंदर इन तरह की काफी सारी ऊर्जा होंगी। अब मैंने क्या बोला कि इनमें मान लो क्या ले ली मैंने, गतिज ऊर्जा। अगर गतिज ऊर्जा ली तो आपके पास सिंपल सा क्या होगा कि ये हाथ मान लो इसकी तरफ जा रहा है, ये हाथ मान लो इसकी तरफ जा रहा है। तो आपके पास क्या हुआ, दोनों जब एक दूसरे की तरफ आए तो क्या हुआ, मैंने एक ताली बजाई, एक क्लैप हुआ। अब क्लैप होते ही क्या हुआ कि इसके अंदर की जो गतिज ऊर्जा थी, जो मेरे दोनों हाथों के अंदर गतिज ऊर्जा उत्पन्न मैंने की थी कि ये आपके पास एक दूसरे की तरफ जा सके, तो इन गतिज ऊर्जा के आ जाने की वजह से आपके पास इन दोनों हाथों ने मिलकर क्या किया, क्लैपिंग, या इन दोनों हाथों ने मिलकर क्या की, ताली बजाई। और जैसे ही इन दोनों हाथों ने मिलकर आपके पास ताली बजाई तो आपके पास क्या उत्पन्न हुई, ध्वनि। और अगर आपके पास ध्वनि उत्पन्न हुई तो इसका मतलब आपके पास क्या उत्पन्न हुई, ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी। क्लियर। तो हम लोग यहां पे सिंपल सी बात क्या बोलेंगे कि मेरे हाथों के अंदर जो गतिज ऊर्जा आई थी, उस गतिज ऊर्जा की वजह से उन दोनों हाथों के बीच में क्या बजी, ताली, जिसकी वजह से वो किस में परिवर्तित हो गई, ध्वनि ऊर्जा के अंदर। मतलब आपने गतिज ऊर्जा को उस वक्त किस में परिवर्तित कर दिया, ध्वनि ऊर्जा के अंदर परिवर्तित कर दिया। क्लियर। तो इसका मतलब आपके पास सिंपल सी चीज है कि हमारे पास जितनी भी प्रकार की ये ऊर्जाएं उपस्थित होती हैं, सबसे पहले तो हमने उष्मागतिकी में उन सभी ऊर्जाओं के बारे में पढ़ना है। सेकेंड उसके अंदर हमने क्या पढ़ना है कि कैसे इन दोनों ऊर्जा के बीच में अंतर
रूपांतरण या एक दूसरे में ये क्या होती हैं, इंटर कन्वर्ट होती हैं। क्लियर। तो हम लोग सिंपल सी भाषा में क्या बोलेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि हमने मेन जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है वो किसके अंदर पढ़ना है, केमिस्ट्री के अंदर, तो हमने किस में पढ़ना है, रासायनिक विज्ञान के अंदर। तो रसायन विज्ञान के अंदर आप सिंपल सी भाषा में क्या बोलोगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा परिवर्तन के बारे में पढ़ता है या ऊर्जा परिवर्तन के बारे में हमें बताता है या उससे संबंधित है, उसे हम लोग सिंपली क्या बोल देंगे आपके पास, रासायनिक ऊष्मागतिकी। क्योंकि हमारा सारा का सारा काम जो किसके ऊपर रहेगा, आपका रासायनिक ऊष्मागतिकी के ऊपर। क्लियर। कि आपके पास कैसे ऊर्जा जो है वो काम करती है या कितनी तरह की ऊर्जा होती है या उनमें ऊर्जा का जो है वो अंतर रूपांतरण कैसे होते हैं। क्लियर। तो मेन काम मैं यहां पे क्या करूंगा कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करूंगा, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर मैं ये चीज बताऊंगा कि आपके पास जितना भी ऊर्जा का परिवर्तन हुआ है वो ऊर्जा का परिवर्तन किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, आगे चल के उस ऊर्जा में और क्या क्या हो सकता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे, आपके रासायनिक ऊष्मागतिकी के अंदर। क्लियर। तो हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो सारा का सारा क्या रहेगा, ऊष्मागतिकी, बट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, रसायन विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। अब देखो सिंपल सी बात है कि जब कभी भी हम लोग किसी भी नई चीज के बारे में स्टडी करते हैं तो ये बात बहुत ही कॉमन है या बहुत ही जनरल सी है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हमेशा रह जाती हैं। तो हमने हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर बनाया वो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है, ऊष्मागतिकी की लिमिटेशंस, कि उसके अंदर किस तरह की लिमिटेशंस जो है वो उत्पन्न हुई। तो देखो सबसे पहली चीज इसके अंदर क्या बोला गया कि आपके पास, अगर मैं लिमिटेशन की बात कर रहा हूं ऊष्मागतिकी के अंदर, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर हमारे पास ये चीज है कि मुझे इस ऊष्मागतिकी की लिमिटेशंस के बारे में बात करनी है, तो लिमिटेशंस के अंदर मैं सिंपल सी चीज क्या बोलूंगा आपके पास कि हमारे पास क्या है, ऊष्मागतिकी, जो क्या बताती है कि आपके पास कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है वो होगी या नहीं होगी। मतलब हमें सिंपल सी बात ये पता है कि अगर किसी भी चीज के अंदर ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया पक्का देखने को मिलेगी। मतलब कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, अगर उसमें मैं बोल रहा हूं कि ऊर्जा का परिवर्तन हो सकता है तो इसका मतलब वो अभिक्रिया भी जो है वो हो सकती है। परंतु आपके पास इसने क्या किया, उस अभिक्रिया के बारे में ये बात तो बता दी कि वो हो सकती है या नहीं हो सकती, बट आपके पास ऊष्मागतिकी ये नहीं बता सकता कि उस रासायनिक अभिक्रिया की, उस रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होगी। क्लियर। तो हमारे पास सिंपल सी पहली लिमिटेशन क्या आई कि आपके पास जो ये ऊष्मागतिकी है वो हमें इस बारे में तो बता सकता है कि आपके पास वो रासायनिक अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, परंतु ये उसकी दर के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। लाइक कैसे, अगर मैं सिंपल सी भाषा में समझाऊं कि दर का मतलब यहाँ पे क्या है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आपके पास कोई भी एक, मान लो केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उसके अंदर क्या है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कौन कौन सी, कि या तो वो रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही फास्ट होगी, बहुत ही तेज होगी, या वो रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही धीमी होगी, या वो रासायनिक अभिक्रिया जो है ना तो तेज होगी ना धीमी होगी, बिल्कुल एवरेज सी लेवल की रहेगी। क्लियर। तो हमने क्या बोला कि अब मुझे थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी ने यह बात तो बता दी कि आपके पास वो रासायनिक अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, परंतु अब मैं ये जानना चाहता हूं कि वो रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है वो फास्ट हो रही है, वो स्लो हो रही है, या वो एवरेज लेवल की हो रही है। तो सिंपल सा केस हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ऊष्मागतिकी आपको ये बताएगी कि ए जो है वो बी में परिवर्तित होगा या नहीं होगा, परंतु ये नहीं बता सकता कि कितना जल्दी परिवर्तित होगा या कितना धीरे परिवर्तित होगा। क्लियर। तो इसने सिंपल सी बात क्या बोली आपके पास पहली लिमिटेशन में कि जो आपके पास रासायनिक ऊष्मागतिकी है वो रासायनिक अभिक्रिया के होने या नहीं होने के बारे में तो बात कर सकते हैं, परंतु उसकी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जो है वो बात नहीं कर सकते। क्लियर। अब इसके अंदर दूसरी चीज क्या आती है, दूसरी चीज ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमने ये बोला कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कहां से शुरू हुई और कहां पर जाकर खत्म होगी, इस चीज के बारे में तो ऊष्मागतिकी बात कर सकती है,
बट ऊष्मागतिकी इस बारे में बात नहीं करेगी कि ये चीज किस रास्ते से हुई है। मतलब हमने सिंपल सी बात की कि मुझे क्या करना है, कोई पॉइंट ए है, उस पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक जाना है। क्लियर? मैंने सिंपल से 2 पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी, कि मुझे पॉइंट ए से चल के कहां जाना है, किसी दूसरे पॉइंट बी तक। क्लियर? मैं यहां पे लेता हूं इस चीज को कि पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, मुझे पॉइंट ए से चलना है और पॉइंट बी तक पहुंचना है। अब देखो, ए से बी तक पहुंचने के लिए आपके पास काफी सारे रास्ते हैं, ये भी है, चलने को मैं इस रास्ते से भी जा सकता हूं, जाने को मैं ऐसे भी जा सकता हूं। क्लियर? तो मैंने मान लो इसे नाम दे दिया रास्ता नंबर 1, इसे नाम दे दिया रास्ता नंबर 2, इसे नाम दे दिया रास्ता नंबर 3। तो हमने यहां पे सिंपल सी लैंग्वेज में क्या बोला कि आपके पास जो ऊष्मागतिकी है वो ए से शुरू हुई, बी तक खत्म हुई। इस बारे में तो बता सकता है, बट ये नहीं बता सकता कि वो पाथ नंबर, जो पथ है जो 1 से गई है वो 2 से हुई है या वो तीसरे हिस्से से हुई है। क्लियर? कि मतलब यही चीज है कि मान लो आपने किसी जमीन पर खड़े हो और आपको छत तक पहुंचना है और उस छत तक पहुंचने के आपके पास 3 रास्ते हैं। तो ऊष्मागतिकी सिंपल और सिंपल सी बात क्या करेगी कि आप उस कार्य के होने से पहले नीचे थे, आप उस कार्य के पूर्ण हो जाने के बाद छत के ऊपर हो, परंतु उसे इस चीज से मतलब नहीं है कि इस दौरान क्या हुआ, कि जब तक आप नीचे थे और जब तक आप ऊपर पहुंचे इस दौरान क्या हुआ। मतलब उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आपने ऊपर जाने के लिए किस तरह का पथ जो है वो चूज किया या किस तरह के पथ का चयन किया। क्लियर? तो हम लोग यहां पे सिंपल सी बात क्या बोलते हैं कि आपके पास ऊष्मागतिकी की मेन 2 लिमिटेशन आ गई। 2 लिमिटेशन में से आपके पास कौन कौन सी आई? पहली लिमिटेशन तो ये कि आपके पास ऊष्मागतिकी रासायनिक अभिक्रिया के होने या नहीं होने के बारे में तो बात कर सकता है, परंतु आपके पास वो कभी भी उस रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड या उसकी दर के बारे में बात नहीं कर सकते। क्लियर? सेकंड आपके पास चीज देखो यहां पर क्या आती है कि आपके पास कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है उसका स्टार्टिंग या हम लोग बोलते हैं कि प्रारंभिक जो बिंदु है और उसकी अंतिम बिंदु जो है, ये उन दोनों के बारे में बात करेगा। मतलब रासायनिक अभिक्रिया कहां से शुरू हुई और कहां तक गई, इस चीज के बारे में बात करेगा, बट कैसे गई इसके बारे में वो बात नहीं करेगा। तो आपके पास इसकी मेन जो है वो क्या आ जाती है, ये 2 तरह की लिमिटेशंस। क्लियर? तो इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ऊष्मागतिकी के अंदर कुछ पद है जिनको आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार इस्तेमाल। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उन पदों को डिफाइन कर देते हैं। क्लियर? तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके अंदर वो क्या होगा, ऊष्मागतिकी के विभिन्न पद। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास इन पदों की जो डेफिनेशन है वो कई बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम लोग अपने काम करने के लिए बोर्ड को क्लियर कर लें, फिर उसके बाद हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ओके? तो देखिए हम लोग अब नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं आपके पास ऊष्मागतिकी पदों की परिभाषा। ऊष्मागतिकी पदों की परिभाषा। क्लियर? कि ऊष्मागतिकी के अंदर कौन कौन से विभिन्न प्रकार के पद जो है वो यूज किए जाएंगी, कौन कौन सी टर्म्स जो है वो यूज की जाएंगी और उनकी परिभाषा आपके पास क्या होगी। तो सबसे पहला जो इसके अंदर हम लोग पद के बारे में बात करेंगे, द वेरी फर्स्ट जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा वो है आपके पास सिस्टम। तो आपके पास सबसे पहला टर्म जो है वो क्या है, सिस्टम, या इसे अगर प्रॉपर हिंदी के अंदर लिखा जाए तो इसे क्या बोला जाता है, तंत्र अथवा निकाय। तंत्र अथवा निकाय। तो देखो अब आप सिस्टम या तंत्र या निकाय को कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो हम लोग सिंपल सी बात क्या बोलते हैं कि हमारे पास पूरा का पूरा जो है वो यूनिवर्स है। क्लियर? अब इस यूनिवर्स के अंदर मैंने
कुछ हिस्सा जो है वो रख लिया। इस यूनिवर्स के अंदर मैंने जो है वो कुछ हिस्सा रख लिया। वो किस लिए रखा? ताकि उस हिस्से में मैं अपना कार्य कर सकूं। कुछ हिस्सा रखा, किस लिए रखा? कार्य करने के लिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे? उस ब्रह्मांड का वह हिस्सा जो कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस हिस्से को क्या बोला जाता है? तंत्र या निकाय। ओके, तो मैं सिंपल सी अगर चीज यहां पे अब डिफाइन करने जाऊं तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा कि आपके पास ब्रह्मांड का वह हिस्सा जो उष्मा गतिकी के लिए, या हम लोग ये बोल देते हैं कि आपके पास ब्रह्मांड का वह भाग जो उष्मा गतिकी के लिए चुना जाता है, उस हिस्से को क्या बोला जाता है आपके पास? उसका तंत्र, निकाय या सिस्टम। अगर मैं इसे यहां पे बेसिक डेफिनेशन के साथ समझाऊं तो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं कि मान लो ये जो पूरा का पूरा आपके पास व्हाइट बोर्ड है, ये पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड जो है वो क्या है? एक यूनिवर्स है। मान लीजिए ये जो पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड आपके पास क्या है? यूनिवर्स। और मैंने इस पूरे व्हाइट बोर्ड के अंदर ये एक इतना सा हिस्सा ले लिया जिसके अंदर मुझे क्या करना है? कार्य करना है। मतलब अब अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो मैं सिर्फ इतने से हिस्से के अंदर लिखूंगा, इन लाइनों के बाहर नहीं जाऊंगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि पूरे के पूरे व्हाइट बोर्ड का वो हिस्सा जिसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं? कार्य कर रहा हूं, वो आपके पास क्या बन गया? सिस्टम या तंत्र। तो मैं इसे सिंपली कैसे डिफाइन कर दूंगा कि आपके पास पूरे के पूरे व्हाइट बोर्ड का वो हिस्सा जिसके ऊपर मैं कार्य कर रहा हूं, वो आपके पास क्या बन गया? एक सिस्टम। क्लियर? तो हम लोग सिंपल से यहां पे क्या बोल देते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर आपके पास वो एक विशेष भाग जो कि आपके पास उष्मा गतिकी के लिए या उष्मा गतिकी कार्य के लिए चयन किया जाता है, उस विशिष्ट भाग को क्या बोला जाता है आपके पास? सिस्टम, तंत्र या निकाय। अगर अगेन एक एग्जांपल के साथ बात करूं तो इस वक्त आपके पास पूरा का पूरा यूनिवर्स है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, बट मेरा कार्य कहां पर हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ इस चार दीवारी के अंदर, इस कमरे के अंदर। और अगर इस कमरे के अंदर मेरा काम हो रहा है, मतलब मेरा काम जो वो बाहर नहीं है कोई भी, तो सिंपल सी बात है कि मेरे लिए तो यही एक दुनिया बन गई। तो सिंपल सी चीज आपके पास क्या है कि जिस विशिष्ट भाग के अंदर मैं कार्य कर रहा हूं, मतलब इस कमरे के अंदर जो मैं कार्य कर रहा हूं, वो आपके पास क्या बन गया? एक सिस्टम या तंत्र या क्या बन गया आपके लिए? निकाय। और इस कमरे को छोड़ के अब जितना भी हिस्सा ब्रह्मांड का बचा है, इसे हम लोग जनरली क्या नाम दे देते हैं? सराउंडिंग। तो हमारे पास अब यहां पे दूसरी टर्म आ जाती है, क्या नाम है उसका? सराउंडिंग, या जिसे हम लोग प्रॉपर हिंदी में अगर बात करें तो इसे बोला जाता है पारिपार्श्विक। पारिपार्श्विक। क्लियर? तो आपके पास हम लोग सिंपल सी बात क्या करते हैं? ब्रह्मांड का वह हिस्सा जो आपके पास कार्य करने के लिए चुना जाता है, उसे आप लोग क्या बोलोगे? तंत्र या निकाय। और आपके पास ब्रह्मांड का वह हिस्सा, तो मैंने क्या लिखा? मैं सिंपली यहां पे यूनिवर्स लिख रहा हूं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यूनिवर्स का तंत्र के जो अलावा बचा हुआ हिस्सा है, बचा हुआ हिस्सा, उसे हम लोग यहां पे क्या नाम दे देंगे? सराउंडिंग या पारिपार्श्विक। क्लियर? तो मैंने सिंपल सी चीज यहां पे क्या बोली कि आपके पास पूरे ब्रह्मांड का वो हिस्सा जो कार्य करने के लिए लिया जाए, वो क्या है? तंत्र या निकाय। और पूरे ब्रह्मांड का वो हिस्सा जो तंत्र के अलावा बच गया, उसे हम लोग सिंपली क्या बात करेंगे? सराउंडिंग। क्लियर? तो हमारे पास यहां पे एक सिंपल सी चीज क्या निकल के आती है कि आप लोग अगर सिस्टम और सराउंडिंग को, सिस्टम और सराउंडिंग को आपस में जोड़ देते हो तो वो क्या बन जाएगा? यूनिवर्स। मतलब अगर आप तंत्र और पारिपार्श्विक को आपस में जोड़ देते हो तो वो क्या बना देगा? आपके पास पूरा का पूरा ब्रह्मांड।
क्लियर। तो हम लोगों के पास सिंपल सी चीज है कि ब्रह्मांड का वो हिस्सा जो कार्य करने के लिए लिया जाता है उसे क्या बोलेंगे, तंत्र या निकाय। और ब्रह्मांड का तंत्र के अलावा बचा हुआ हिस्सा उसे क्या बोला जाएगा, सराउंडिंग। और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो आपके पास क्या बच जाएगा, यूनिवर्स। क्लियर। और आपके पास जो ये सिस्टम और सराउंडिंग है, अब इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, विभेद करना पड़ेगा, इन्हें भी हमें अलग अलग करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि आपके पास सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाले, मतलब ब्रह्मांड में सिस्टम व सराउंडिंग को आपस में अलग करने वाली वस्तु को क्या बोला जाता है, सीमा या बाउंड्री। उसे हम लोग जनरली क्या नाम देंगे, सीमा या बाउंड्री, बाउंड्री कहा जाता है। तो आपके पास सिंपल सी चीज हमने क्या बोली कि अगर सिस्टम और सराउंडिंग को आपस में जोड़ दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ब्रह्मांड। और सिस्टम और सराउंडिंग को अगर ब्रह्मांड में अलग करना हो तो उसे किसके द्वारा किया जाएगा, अलग, बाउंड्री या सीमा के द्वारा। अब आपके पास जो ये बाउंड्री या सीमा है ये मेनली दो प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी, अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये आपके पास कौन कौन सी हो सकती है, रियल मीन्स वास्तविक, या दूसरी में बात करूं तो वो आपके पास क्या हो सकती है, इमेजिनरी या काल्पनिक। दो तरह की हो सकती है। अब इस चीज को समझना कि आपके पास जो ये बाउंड्री है, जो ये सीमा है, ये दो तरह की कैसे हो सकती है। तो इस चीज को समझने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपके पास उस एग्जांपल के अंदर हर तरह की जो ये डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाए। कैसे कि आपके पास उसमें सिस्टम को भी डिफाइन कर दिया जाए, उसमें सराउंडिंग को भी डिफाइन कर दिया जाए, उसके अंदर यूनिवर्स भी डिफाइन हो जाए, उसमें रियल बाउंड्री और उसमें वास्तविक सीमा और काल्पनिक सीमा, इन दोनों को भी हम क्या कर दें, डिफाइन कर दें। क्लियर। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए मैंने एक सिंपल सा काम क्या लिया है, देखिए हमने किया है कि मेरे पास एक कंटेनर है, एक पात्र है, उस पात्र के अंदर मैंने क्या किया, जल भर दिया। ओके। अब आपके पास देखो जो भी हमने ये कार्य करना है वो केवल और केवल किसके ऊपर करना है, इस जल के ऊपर। और अगर मैं कार्य जो है वो केवल और केवल जल के ऊपर कर रहा हूं तो इसका मतलब ये जल जो है आपके पास वो क्या बन गया, इसका सिस्टम। तो ये जो जल है वो क्या बन गया, इसका सिस्टम। और जल के अलावा आपके पास जो भी चीज बची है उसे हम लोग क्या बोल देंगे, यहां पे सराउंडिंग। मतलब आपके पास जो ये जल के नीचे का हिस्सा है ये भी सराउंडिंग, ये जो जल के लेफ्ट साइड या बाईं ओर आपके पास हिस्से है वो भी सारा का सारा क्या है, सराउंडिंग। जो आपके पास जल के दाईं ओर हिस्सा है वो भी आपके पास पूरा का पूरा क्या है, सराउंडिंग। जो जल के ऊपर का हिस्सा है वो भी आपके पास क्या है, पूरा का पूरा सराउंडिंग। और इस पूरे के पूरे में ये खाली हिस्सा भी आता है कि ये भी आपके पास क्या है, सराउंडिंग ही है। क्योंकि जल के नीचे का हिस्सा, जल के दाईं ओर, जल के बाईं ओर, जल के ऊपरी ओर, ऊपर का मतलब यहां से सारा का सारा आपके पास की क्या है, सराउंडिंग। तो हमने सबसे पहली चीज क्या बोली कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो किसके अंदर कर रहे हैं, जल के अंदर कर रहे हैं। तो आपके पास वो क्या बन गया, उसका सिस्टम या तंत्र। और जल को छोड़ के आपके पास बचा हुआ जो हिस्सा है वो क्या होगा, सराउंडिंग। तो जल को छोड़ के आपने बाकी सारे हिस्से को क्या नाम दे दिया, सराउंडिंग या पारिपार्श्विक। क्लियर। अब इसके अंदर देखिए ट्विस्ट आता है कि आपके पास ये सिस्टम और सराउंडिंग जो है वो कैसे एक दूसरे से विभेद हो रहे हैं या अलग हो रहे हैं। क्लियर। तो हम लोग यहां पे क्या बोल रहे हैं कि यहां पे आपने सिस्टम और सराउंडिंग को इसके थ्रू अलग किया तो ये आपके पास क्या बन गई, रियल बाउंड्री या वास्तविक सीमा। अब बाईं ओर की बात करें तो यहाँ पे ये जो आपके पास पात्र की दीवार है ये इसको क्या कर रही है, दोनों को अलग कर रही है। तो ये आपके पास क्या बन गया, अगेन वास्तविक सीमा या रियल बाउंड्री।
अगर दाईं ओर की बात करें तो यहां पर भी आपके पास क्या है, ये पात्र की दीवार जो है वो क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग कर रही है, तो ये भी क्या बन गई, रियल बाउंड्री। अब यहां पे देखा जाए तो ये सारा हिस्सा क्या है, सराउंडिंग, ये सारा हिस्सा क्या है आपके पास, सिस्टम। तो इन दोनों के अंदर तो आपको किसी भी तरह की जो है वो दीवार नहीं दिखाई दे रही है। और अगर इसके अंदर मुझे किसी भी तरह की कोई दीवार नहीं दिखाई दे रही है, परंतु सिस्टम और सराउंडिंग दोनों हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पे जरूर कोई ना कोई एक ऐसी सीमा उपस्थित है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, परंतु वो सिस्टम और सराउंडिंग को आपस में जो है वो क्या कर रही है, अलग कर रही है। तो ऐसी सीमा को क्या बोला जाएगा आपके पास, इमेजिनरी बाउंड्री या काल्पनिक सीमा। क्लियर। तो आपके पास इस चीज को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि आपके पास अगर ये दाईं ओर, बाईं ओर या नीचे की ओर बात की जाए तो आपके पास जो तंत्र है वो किससे अलग हो रहा है, एक रियल बाउंड्री से या एक वास्तविक सीमा से। परंतु जब आपके पास ये वाला सराउंडिंग का हिस्सा इस तंत्र से अलग किया जा रहा है तो ये दोनों हमें अलग जरूर दिखाई दे रहे हैं, पर इनके अंदर किसी भी तरह का आपको सीमा नहीं दिखाई दे रही है, परंतु दोनों अलग अलग हैं। तो इसका मतलब यहां पर किसी ना किसी प्रकार की सीमा जो है वो अवश्य उपस्थित है, और अगर इसके अंदर वो सीमा उपस्थित है तो इसका मतलब वो आपके पास क्या है, एक काल्पनिक सीमा होगी। क्लियर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऊष्मागतिकी के कुछ पदों के बारे में बात की। जो पद आपके पास कौन कौन से थे, सिस्टम, सराउंडिंग, सिस्टम मतलब तंत्र अथवा निकाय, सराउंडिंग मतलब परिपशर्विक, इन दोनों को जोड़ के जो चीज बनेगी वो आपके पास क्या बन गया, यूनिवर्स या ब्रह्मांड। और इसी तरह से आपके पास सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करने वाली चीज है उसे हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, सीमा या बाउंड्री। और सीमा या बाउंड्री जो है आपके पास वो दो तरह की होगी, या तो वो रियल या वास्तविक होगी, या वो आपके पास काल्पनिक या इमेजिनरी होगी। क्लियर। ओके है पॉइंट आप लोगों को। तो इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं यहाँ पे विभिन्न प्रकार के तंत्रों के बारे में। क्लियर, कि आपके पास विभिन्न प्रकार के तंत्र जो है वो कौन कौन से उपस्थित हो सकते हैं। क्लियर। तो हम लोग अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, विभिन्न प्रकार के तंत्र। तो इस टॉपिक को करने के लिए हम लोग सबसे पहले अपना बोर्ड क्लीन करते हैं, ताकि हमें यहाँ पे ये चीज क्लियर हो सके इजिली कि आपके पास तंत्र के विभिन्न विभिन्न प्रकार कौन से हो सकते हैं। ओके। चलिए, तो हम लोग अब यहां पे लिखते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, विभिन्न प्रकार के तंत्र। अब जब कभी भी मैं ये टॉपिक बोलता हूं विभिन्न प्रकार के तंत्र, तो जनरली आप लोगों ने जो अपनी 12th क्लास के अंदर पढ़े हुए हैं तो उन तीन चीजों के बारे में याद आ जाती हैं। कौन कौन से, आपके पास सिंपली वहां पे तीन प्रकार के तंत्र पढ़े जाते थे। एक को बोला जाता है आपके पास खुला तंत्र या ओपन सिस्टम। इसके अंदर दूसरी आपके पास कैटेगरी कौन सी आती है, बंद तंत्र या क्लोज्ड सिस्टम। और इसके अंदर जो आपके पास तीसरी कैटेगरी आती है विलगित तंत्र या आइसोलेटेड सिस्टम।
विलगित तंत्र या आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीन तंत्रों को डिफाइन करेंगे। बट इन तीन तंत्रों को डिफाइन करने के लिए मैं किसी तरह की डेफिनेशन का यूज ना करके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल का यूज करूंगा। क्लियर। इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले एक गिलास लिया, उस गिलास के अंदर मैंने क्या किया, गर्म जल भर दिया। ये जो भी है आपके पास हम लोग फिल कर रहे हैं वो क्या है आपके पास, एक गरम जल। ये आपके पास क्या है, गरम जल। अब आपने क्या किया, इस गरम जल को थोड़ी देर तक ऐसे ही पड़ा रहने दिया। मतलब आपने एक गिलास के अंदर गरम जल जो लिया था, उस जल को आपने थोड़ी देर के लिए क्या किया, ऐसे ही पड़ा रहने दिया। और अगर आप इस गरम जल को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दोगे तो सिंपल सी बात आपको क्या पता है कि ये गरम जल जो है वो क्या हो जाएगा, ठंडा। जो पानी पहले बहुत ज्यादा गर्म था वो पानी क्या हो जाएगा, ठंडा, या कमरे के ताप के ऊपर आ जाएगा। मतलब उसके ताप में कुछ ना कुछ क्या होगा, कमी आ जाएगी। और सिंपल सी बात है, अगर आप ये बात बोल पा रहे हो कि उसके ताप में कमी आ रही है तो इसका मतलब उसकी ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, ऊर्जा में परिवर्तन होगा। क्लियर। पहली चीज तो ये आई थिंक क्लियर हो गई होगी सबको बहुत इजीली, कि आपने एक गिलास लिया, एक गिलास के अंदर गर्म पानी लिया, गर्म पानी को आपने थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। जब आपने उसको ऐसे ही छोड़ा तो वो पानी जो है थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्लियर। तो मैंने यहाँ क्या बोला कि उसकी ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो क्या है, बहुत ही स्वाभाविक है। क्लियर। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखो क्या होती है कि उसकी ऊर्जा में तो परिवर्तन आया, परंतु अब आपके पास जो गर्म जल है उसकी मात्रा में भी परिवर्तन आएगा। उसकी मात्रा में भी आपके पास क्या देखने को मिलेगा, परिवर्तन। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है गर्म जल जब कभी भी उपस्थित होगा तो उसमें से उस जल के कुछ कण जो हैं वो वाष्प अवस्था में होंगे, और आपने अपने तंत्र को क्या रखा हुआ है, खुला। मतलब ऊपर से हमने इसको किसी भी प्रकार से बंद नहीं किया। और अगर आपने इसे बंद नहीं किया तो इस गर्म जल के जितने भी वाष्प बनेंगे वो सब के सब वाष्प जो है कहाँ चले जाएंगे, यूनिवर्स के अंदर, या हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, पारिपशर्वी क्या, सराउंडिंग के अंदर चले जाएंगे। क्लियर। और अगर वो आपके पास यहां से बाहर निकल गई तो इसका मतलब उस तंत्र में आपके पास उस जल के कुछ कणों की मात्रा कम हो गई, और अगर कणों की मात्रा कम हुई तो इसका मतलब कणों की मात्रा के अंदर क्या आया, परिवर्तन। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक ऐसा तंत्र जिसमें कुछ देर के बाद अगर उसकी ऊर्जा और उसकी मात्रा दोनों में परिवर्तन आता है तो ऐसे तंत्र को क्या बोला जाता है, आपके पास खुला तंत्र। क्लियर। तो सिंपल सी चीज हमने क्या बोली कि कोई भी एक ऐसा तंत्र जिसकी ऊर्जा या मात्रा में परिवर्तन जो है वो समय के साथ अगर आता है तो ऐसे तंत्र को क्या बोला जाएगा, खुला तंत्र। क्लियर। क्योंकि हमने इसे खुला तंत्र क्यों नाम दिया, क्योंकि इसके अंदर ऊपर से ये क्या है, खुला है। क्लियर। बिल्कुल इसी तरह से अब मैं चलता हूं दूसरी डेफिनेशन के ऊपर, बंद तंत्र। अब बंद तंत्र के अंदर मैंने क्या किया, एक गिलास लिया, इस गिलास के अंदर मैंने क्या भर दिया, गर्म जल भर दिया। अब इसमें गर्म जल भरने के बाद आपने सिंपल सा काम क्या किया, जैसे इसमें गर्म जल भरा आपने भरते ही इस गिलास को क्या किया, ढक दिया। क्लियर। अब आपने मतलब सिंपल सा काम क्या किया, आपने एक गिलास लिया, उसमें पानी भरा गर्म, उस पानी भरने के बाद उसके ऊपर एक प्लेट ढक दी। क्लियर। अब क्या होगा, नो डाउट अगर आप उसे थोड़ी देर के लिए रखते हो तो उसका भी पानी तो ठंडा हो जाएगा, बट वो पानी जल्दी से ठंडा नहीं होगा जितना जल्दी इस केस में ठंडा हो रहा था। अब उसे ठंडा होने में क्या लगेगा, टाइम, परंतु अभी भी ठंडा तो हो रहा है। और अगर वो ठंडा हो रहा है तो इसका मतलब उसकी भी ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोग किसी भी गर्म जल के पानी को, गर्म जल जो किसी भी बर्तन के अंदर रखा गया है उसे ढक भी देते हो तो भी उसमें ऊर्जा का परिवर्तन जो है वो स्वाभाविक है। परंतु क्या अब उसकी मात्रा में परिवर्तन आएगा, जी नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास सिंपल सी बात क्या निकल के आती है
कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपके पास ये गर्म जल जो है इसके कुछ वाष्प बनेंगे। ये वाष्प जो वो हवा में ऊपर की तरफ उड़ के जाएंगे। ऊपर की तरफ उड़ने के बाद एंड में जाके इस प्लेट के ऊपर जाकर वो क्या हो जाएंगे, इकट्ठे। और इकट्ठे होने के बाद उनमें क्या होगी, संघनन की प्रक्रिया। और अगर उनमें संघनन की प्रक्रिया होती है तो इसका मतलब वो सब वाष्प जो है वापस से इकट्ठे हो जाएंगे और किस में परिवर्तित हो जाएंगे, जल के अंदर। तो ओवरऑल आपके पास जो है मात्रा क्या रही, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक ऐसा तंत्र जो ऊपर से ढका हुआ होता है, जिस वजह से आपके पास उसकी ऊर्जा में तो परिवर्तन स्वाभाविक है परंतु उसकी मात्रा में जो है वो परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे तंत्र को आप लोग सिंपली क्या बोलते हो, बंद तंत्र। क्लियर। तो आपके पास बंद तंत्र को कैसे डिफाइन किया जाएगा, एक ऐसा तंत्र जिसमें ऊर्जा का परिवर्तन तो होगा परंतु आपके पास उसमें मात्रा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। तो ऐसे तंत्र को हम लोग क्या नाम दे देंगे, बंद तंत्र। क्लियर। अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट चलते हैं थर्ड डेफिनेशन के ऊपर। अब थर्ड डेफिनेशन आपके पास क्या है, विलगित तंत्र। अब विलगित तंत्र या आइसोलेटेड। अब आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड को अगर मैं आम सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो हम लोग बोलते हैं इसे जग से अलग। मतलब ये दुनियादारी से क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। मैं अगर सिंपल सी बात बोलूं तो दुनिया से अलग। आइसोलेट मतलब अकेला रहना। क्लियर। तो हमने क्या किया है, ये एक ऐसा तंत्र होगा जिसके अंदर जो हमारा गर्म जल है उसे पूरी दुनिया से हमने अलग कर दिया। मतलब अब वो पूरी दुनिया के कांटेक्ट में नहीं है। अगर वो दुनिया के कांटेक्ट में नहीं है तो अब उसे ये भी नहीं पता कि ऊर्जा में परिवर्तन नाम की कोई चीज़ होती है, उसे ये भी नहीं पता कि मात्रा में परिवर्तन नाम की कोई चीज़ होती है। और जब उसे यही नहीं पता कि ऊर्जा में परिवर्तन या मात्रा में परिवर्तन नाम की कोई चीज़ होती भी है तो इसका मतलब वो अपने आप के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाएगा ही नहीं। क्लियर। अगर मैं सिंपल सी आज बात करूं कि मैं जो है वो कई दिनों तक अपने रूम के अंदर रहता हूं और बाहर नहीं निकलता हूं, तो सिंपल सी बात है मुझे दुनिया के बारे में नहीं पता होगा कि क्या चल रहा है। और दुनिया के अंदर जो चीजें भी चल रही होगी इसका मतलब वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर वो चीजें मेरे लिए है ही नहीं तो इसका मतलब उनके बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता, उनके बारे में मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो यही चीज हमने यहां पे किया। हमने जो हमारा गर्म जल है इसे पूरी दुनिया से अलग कर दिया। तो उसे यह भी नहीं पता कि उस गर्म जल से ऊर्जा में परिवर्तन आ सकता था, उस गर्म जल से मात्रा में परिवर्तन आ सकता था। तो अगर उसे इन बातों के बारे में पता ही नहीं है तो इसका मतलब इसमें ये प्रोसेस भी नहीं होंगी। अब क्वेश्चन क्या आता है कि इसे पूरी दुनिया से अलग कैसे किया जाए। तो इसे पूरी दुनिया से अलग करने के लिए हमने क्या किया, ऐसी एक चार दीवारी बनाई जिसमें से ना तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा बाहर जा सकती हो और ना ही ये पूरी तरह से ढका होने की वजह से उसमें से मात्रा में परिवर्तन आ सके। तो ऐसे तंत्र जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, गर्म जल को रखते हैं और उसके चारों तरफ की जो दीवारें होती हैं वो कैसी होंगी, ऊष्मा अवरोधी। तो हमने क्या बोला कि इसमें मैंने क्या रख दिया, गर्म जल। परंतु ये गर्म जल जिस बर्तन में रखा गया है, ये जो गर्म जल है इसे जिस बर्तन में रखा गया है उस बर्तन की दीवारें जो है वो क्या है, ऊष्मा अवरोधी। तो अब वो ऊष्मा अवरोधी होने की वजह से उसमें से ऊर्जा का तो परिवर्तन आने ही नहीं देगी। साथ के साथ वो क्या करेगी, पूरी तरह से ढका हुआ होने की वजह से उसके अंदर कहीं पर भी आपके पास मात्रा में भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो ऐसे तंत्र को हम लोग सिंपली क्या बोल देते हैं, विलगित तंत्र। अब आपके पास जो 100% आइसोलेटेड या विलगित तंत्र है वो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इसी चीज को हम काफी हद तक कर सकते हैं। कैसे कि मैंने क्या किया, एक थर्मस लिया, उस थर्मस के अंदर गर्म जल रख दिया। अब जैसे ही उस थर्मस के अंदर आप गर्म जल रखोगे तो सिंपल सी बात है, आपको भी पता है कि इसमें अगर आप रखते तो शायद वो आधे घंटे में ठंडा हो जाता, ऐसे आप रखते तो शायद वो 1 घंटे में ठंडा हो जाता। बट थर्मस के अंदर वो वाटर जो है कम से कम 10 से 12 घंटे तक वो ठंडा नहीं होगा। मतलब उस थर्मस की दीवारें ऐसी हैं जो कि उसमें से ऊष्मा को बाहर नहीं जाने दे रही। वही मैं बोल रहा हूं कि हम लोग कभी भी 100% ऊष्मा विरोधी नहीं बना सकते, बट काफी हद तक हम बना सकते हैं। क्लियर। इसीलिए मैंने उसको समझाने के लिए आपके पास थर्मस का एग्जांपल शुरू नहीं किया, बट हाँ किसी हद तक हम लोग उस एग्जांपल को यूज कर सकते हैं कि आपके पास एक थर्मस है, उसमें हमने गर्म जल रख दिया।
अब उसको अगर आप 4 घंटे के बाद देखते हो तो वो ठंडा नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या, ये आधे घंटे में हो रहा था, ये 1 घंटे में हो रहा था, वो 4 घंटे तक भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब उस थर्मस की दीवारें जो वो क्या है, ऊष्मा अवरोधी, जो उसमें से ऊर्जा का परिवर्तन नहीं होने दे रही है। क्लियर। और दूसरा, पूरी तरह से ढका हुआ होने की वजह से उसमें मात्रा का परिवर्तन तो आएगा ही नहीं। तो आप लोग विलगित तंत्र को कैसे डिफाइन करोगे? एक ऐसा तंत्र जिसमें न तो ऊर्जा का परिवर्तन होता है और न ही आपके पास उसमें मात्रा का परिवर्तन होता है। न तो उसमें ऊर्जा का परिवर्तन होता है, न उसमें मात्रा का परिवर्तन होता है। तो ऐसी चीज को आपके पास क्या बोला जाता है? विलगित तंत्र। क्लियर। तो हमने सिंपली कैसे डिफाइन किया? आपके पास तीनों तंत्रों को आपने बोला कि एक ऐसा तंत्र जिसमें ऊर्जा में परिवर्तन भी आएगा और मात्रा में भी परिवर्तन आएगा, ऐसे तंत्र को हम लोग सिंपली क्या नाम दे देंगे? आपके पास ऐसे तंत्र को हम लोग सिंपली क्या नाम दे देंगे? खुला तंत्र। इसी तरह से कोई भी एक ऐसा तंत्र जिसमें ऊर्जा में तो परिवर्तन आएगा परंतु उसकी मात्रा में परिवर्तन ना आए, ऐसे तंत्र को हमने क्या नाम दे दिया? आपके पास बंद तंत्र। इसी तरह से विलगित तंत्र को हमने कैसे डिफाइन किया? एक ऐसा तंत्र जिसमें ऊर्जा का परिवर्तन भी नहीं होगा और मात्रा का परिवर्तन भी नहीं होगा। तो ऐसे तंत्र को हम लोग अपने भाषा में क्या बोल देते हैं? विलगित तंत्र। अगर हमें इन तीनों की एग्जाम्पल देनी हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक खुले कप में रखा गर्म जल, एक ढके हुए कप में रखा गर्म जल और एक थर्मस में रखा हुआ गर्म जल। क्लियर। तो तीनों की आपके पास एग्जांपल्स भी क्या बन जाएंगी? इस तरह से। क्लियर। अब हमारे पास आती है इसकी दो और टाइप्स। जनरली आपने ये 3 पढ़ी होंगी बट इसकी आगे आपके पास 2 और टाइप्स हैं, जिसमें से हम लोग सबसे पहले टाइप के बारे में बात करते हैं, या हम लोग ये बोल देते हैं कि 4th टाइप के बारे में बात करते हैं। वो है समांगी तंत्र या होमोजीनियस तंत्र। समांगी तंत्र या होमोजीनियस तंत्र या होमोजीनियस सिस्टम। देखिए आपके पास समांगी तंत्र या होमोजीनियस सिस्टम क्या चीज होती है कि आपके पास कोई एक सिस्टम है या कोई भी एक तंत्र है जिसमें कुछ पदार्थ आपने इस्तेमाल किए। अगर वो पदार्थ की जो प्रवस्था है वो एक ही हो तो आप लोग सिंपली क्या बोलते हो कि वो एक समांगी तंत्र है। मतलब उसमें अगर मान लो मैं कोई एक ऐसा तंत्र ले रहा हूं, कुछ गैसें मैंने आपस में क्या की मिक्स कर दी। अब गैसेस को अगर मैं आपस में मिक्स कर रहा हूं तो आपके पास देखो मान लो ए गैस है बी गैस है। अब दोनों गैसेस तो अलग अलग हैं बट दोनों की प्रवस्थाएं तो सेम है, और अगर दोनों की प्रवस्थाएं सेम है तो आप उसे सिंपली क्या बोलोगे? समांगी तंत्र। क्लियर। तो हम लोग क्या बोलते हैं? समांगी तंत्र वो जिसमें जो तंत्र है उस तंत्र के अंदर जो आपने पदार्थ लिया है उस पदार्थ की जो प्रवस्था है वो एक प्रकार की ही हो, एक प्रकार की हो को हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे? आपके पास समांगी तंत्र। उदाहरण के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं? गैसों का मिश्रण। तो ऐसे तंत्र के अंदर आपके पास क्या है? सभी की सभी गैसें हैं और ये सभी की सभी गैसें एक ही प्रवस्था में होगी। कौन सी प्रवस्था में? गैसीय प्रवस्था में। तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे? आपके पास समांगी तंत्र। क्लियर। और इसी तरह से आपके पास जो 5वीं टाइप आएगी वो 5वीं टाइप क्या है? विषमांगी तंत्र। वो आपके पास सिंपली क्या है? विषमांगी तंत्र या हेट्रोजीनियस सिस्टम। अविषमांगी तंत्र या हेट्रोजीनियस सिस्टम आपके पास क्या होगा? देखो सिंपल सी बात, एक ऐसा तंत्र जिसके अंदर जो भी आपके पास पदार्थ उपस्थित है उस पदार्थ के अंदर या तो एक से अधिक प्रवस्थाएं हों या आप उन्हें बहुत इजीली जज कर सको कि उसमें 2 प्रकार की चीजें उपस्थित हैं। क्लियर। लाइक अगर मैं यहाँ पे गैसेस की बात करूँ, मान लो मैंने 2 गैसों को आपस में मिक्स भी कर दिया, तो क्या आप उस कंटेनर में देख के बता सकते हो कि इसमें 2 प्रकार की गैसें हैं? ऑब्वियसली नहीं बता सकते, क्योंकि आपके पास गैसेस को हम कभी भी सेपरेट आउट इजिली नहीं कर पाते। बट अगर आप लोग विषमांगी तंत्र की बात कर रहे हो तो हम लोग इसमें क्या बोलते हैं कि तंत्र में आपके पास जो पदार्थ है या तो उस पदार्थ की प्रवस्थाएं जो हैं
प्रवस्थाएं एक से अधिक हो तो आप उसे क्या बोल सकते हो, विषमांगी तंत्र। या हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे कि वो जो पदार्थ है वो दो अलग अलग दिखाई देने वाले पदार्थ होंगे। अलग अलग दिखाई देने वाले पदार्थ होंगे। क्लियर। तो आप लोग उसे क्या बोल सकते हो, विषमांगी तंत्र। अगर मैं इस बेस पे अगर एग्जांपल लूं तो इस बेस पे आपके पास सिंपल सा एग्जांपल है, दो अघुलनशील द्रवों का मिश्रण, दो अघुलनशील द्रवों का मिश्रण। क्लियर। कि आपके पास मान लो एक ऑयल है और एक वाटर है, मैंने दोनों को एक गिलास के अंदर मिक्स करके रख दिया, तो आप ये नहीं बोल सकते कि दोनों ही द्रव अवस्था में है तो इसका मतलब आपके पास वो एक समांगी तंत्र है। परंतु उसके अंदर एक ही प्रवस्था होने के बावजूद भी आपके पास दो अलग अलग प्रकार की चीजें दिखाई दे रही हैं, तो वो आपके पास क्या बन गया, एक विषमांगी तंत्र। क्लियर। और इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि प्रवस्थाएं एक से अधिक हो तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे कि आपके पास कोई भी एक गर्म जल है जो किसमें है, बंद पात्र में, गर्म जल बंद पात्र में, ये आपके पास भी क्या बनेगा, एक विषमांगी तंत्र के एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि गर्म जल का कुछ हिस्सा जो है वो द्रव अवस्था में होगा और कुछ हिस्सा जो है वो किसमें होगा, वाष्प अवस्था में होगा। तो यहां पे आपके पास उस जल की दो प्रकार की प्रवस्थाएं हो गई, तो इसलिए हम लोग उसे जनरली क्या नाम दे देंगे, आपके पास विषमांगी तंत्र। तो ये आपके पास 5 टाइप के तंत्र थे, खुला तंत्र, बंद तंत्र, विलगित तंत्र, समांगी तंत्र और विषमांगी तंत्र। और ये आपके पास जो 5 प्रकार के तंत्रों के प्रकार थे, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके ये एग्जाम में काफी बार भी पूछे जाते हैं। क्लियर। ओके पॉइंट। तो आज हमने जो हमारा टॉपिक किया, पहले उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं कि आज हमने एक्चुअली में क्या क्या किया। आज हमारा टॉपिक था ऊष्मागतिकी। सबसे पहले हमने ऊष्मागतिकी को डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया, हमने सिंपल सी बात क्या बोली कि आपके पास विज्ञान की वो शाखा जो विभिन्न प्रकार की ऊर्जा और उनके अंतर रूपांतरण की बात करती हो, उसे जनरली क्या बोला जाता है, आपके पास ऊष्मागतिकी। और अगर वो ऊष्मागतिकी आपके पास रासायनिक अभिक्रिया के साथ जुड़ी हुई है तो उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक ऊष्मागतिकी। क्लियर। उसके बाद हमने क्या बोला कि इस ऊष्मागतिकी की आपके पास कुछ तरह की लिमिटेशन है। कौन कौन सी लिमिटेशन है कि आपके पास ये तो ये बता सकता है कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, बट ये नहीं बता सकता कि आपके पास वो जो रिएक्शन है उसकी दर क्या होगी, मतलब वो रिएक्शन फास्ट होगी, वो रिएक्शन स्लो होगी या वो रिएक्शन एवरेज होगी। सेकंड आपके पास इसकी लिमिटेशन क्या थी कि ये किसी भी अभिक्रिया के या किसी भी तंत्र के किसी भी प्रक्रम की प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बारे में तो बात करेगी, परंतु वो प्रारंभिक से अंतिम तक पहुंचे कैसे उसके बारे में वो बात नहीं करेगी। क्लियर। फिर उसके बाद हमारे पास एक सिंपल सा काम आया कि ऊष्मागतिकी के अंदर विभिन्न प्रकार के पद कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा जाए। तो इसके अंदर जो हमने पढ़ा वो आपके पास क्या था, सबसे पहला टॉपिक था तंत्र, परिपशर्विक, ब्रह्मांड, सीमा। तो हमने क्या बोला कि आपके पास ब्रह्मांड का वो हिस्सा जो कार्य करने के लिए चुना जाता है, ऊष्मागतिकी के कार्य के लिए चुना जाता है, उसे क्या बोला जाता है, सिस्टम, तंत्र या निकाय। और उस सिस्टम, तंत्र या निकाय के अलावा ब्रह्मांड का जो बचा हुआ हिस्सा है उसे जनरली हम लोग क्या नाम देंगे, आपके पास परिपशर्विक या सराउंडिंग। और थर्ड हमने क्या बोला, जब सिस्टम या तंत्र या निकाय को सराउंडिंग के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो पूरा का पूरा क्या बना देता है, आपके पास एक परिपशर्विक या सराउंडिंग। क्लियर। और फिर हमने बोला कि आपके पास जो सिस्टम और सराउंडिंग को हमें सेपरेट आउट करना होता है, इसे सेपरेट आउट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, बाउंड्री की या सीमा की। और ये आपके पास दो प्रकार की हो सकती है, काल्पनिक या वास्तविक। क्लियर। फिर हमारा जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक चला आज का वो क्या था, आपके पास तंत्र के प्रकार।
तो विभिन्न प्रकार के तंत्र में हमने सबसे पहला क्या पढ़ा, खुला तंत्र, जिसमें ऊर्जा और मात्रा दोनों का परिवर्तन होगा। सेकंड हमने क्या पढ़ा, बंद तंत्र, जिसमें ऊर्जा का तो परिवर्तन होगा परंतु मात्रा का परिवर्तन नहीं होगा। और थर्ड हमने उसके अंदर पढ़ा विलगित तंत्र, जिसमें ऊर्जा और मात्रा दोनों का ही परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद हमने फोर्थ टाइप का पढ़ा समांगी तंत्र, जिसमें हमने क्या बोला कि आपके पास जो भी आप पदार्थ लेते हो उस तंत्र के लिए, वो पदार्थ अगर एक ही प्रकार का नजर आता है कि उसमें हम दो अलग अलग चीजें नहीं देख सकते, उसे हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, समांगी तंत्र। और ऐसा तंत्र जिसके अंदर पदार्थ हमने ऐसा लिया कि जिसमें दो अलग अलग चीजें देखी जा सकती हो, उन्हें हम लोग जनरली क्या बोलेंगे, विषमांगी तंत्र। तो आज का हमारा टॉपिक ये था। तो आप लोग इस टॉपिक को पढ़िए, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीवन।